हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और अगर ब्रेक कर लें, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसको आप एक्सटर्नल लायबिलिटी की जगह पे सिर्फ लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, इसी तरह से आप ये क्या लें, एसेट्स माइनस ये जो लायबिलिटीज है, इसको लायबिलिटीज को यहाँ लेके आ गए, इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये अकाउंटिंग है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये हम लोग पढ़ते थे ना पहले, इक्विटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। जो भी ट्रांजेक्शन होगा, पहले आप ये समझ लें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी जो भी रिकॉर्डिंग करनी है हमें ट्रांजेक्शन को, उसका डबल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम लोग डुअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। उसका दो इम्पैक्ट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन में दो इम्पैक्ट कम से कम होगा, तीन इम्पैक्ट भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो होता है। लेकिन सारे जो ट्रांजेक्शन सारा बनेगा, दो या तीन या चार इम्पैक्ट हो, दैट शुड बी इक्वल, राइट शुड बी इक्वल टू डेबिट, शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। उसमें ट्रांजेक्शन ऐड करते चले जाएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस कभी भी स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेसमैन पूंजी लेके आता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रवीर स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹1 लाख, इंडिकेट द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भी प्रवीर एक बंदा है, एक कोई भी आदमी है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ₹1 लाख की पूंजी लेके आया, तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए, कैसे होगा? आपको समझना है पहले कि एक साइड होगा एसेट और दूसरे साइड होगा लायबिलिटीज। ये बेसिक है रूल, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। ओके, चलिए बिजनेस में पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, प्रवीर ब्रॉड कैश ₹1 लाख एज कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रॉड कैश एज कैपिटल, हाउ मच, ₹1 लाख। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, और कैश क्या है, एसेट है। एसेट में क्या आ गया यहाँ पे, कैश, और लायबिलिटीज में क्या आ गया, कैपिटल। ठीक है, कैश में कितना आया, ₹1 लाख। कैपिटल में कितना आया, ₹1 लाख। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ₹1 लाख इधर आ गए, तो ये हो गया बराबर, टोटल कितना हुआ इसका, ₹1 लाख। इसका भी टोटल कितना हो गया, ₹1 लाख। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ एसेट को, क्योंकि एसेट के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ₹1 लाख एसेट का हो गया, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज विच इज ₹1 लाख फॉर लायबिलिटीज। दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। ही परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹10,000 फॉर कैश। ही परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब कोई सामान उसने परचेज किया जिसको उसको सेल करना है बिजनेस में। मान लीजिए कि उसने कोई स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्पेयर पार्ट्स उसने खरीदा ₹20,000 का, उसको सेल करना है। गुड्स को बोलते हैं आइटम विच इज फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। जो बिजनेस का मेन आइटम है उसको बोलते हैं गुड्स, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो गया, ही परचेज गुड्स फॉर 20,000 और कैश, हाँ कैश में परचेज किया, और फर्नीचर फॉर 10,000। 10,000 का उसने फर्नीचर परचेज किया और 20,000 का उसने गुड्स परचेज किया। अब इसमें आपको ट्रेस करना है, दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे।
परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया उसने, एक स्टॉक है, स्टॉक क्या है, ये परचेज करके कंपनी के नाम पे लाया तो कंपनी के ओनरशिप में आ गई, तो ये कंपनी के लिए एसेट हो गया। तो यहाँ पे स्टॉक कैश के साथ अब यहाँ पे एक आइटम आ जाएगा स्टॉक, कितने का परचेज किया उसने, 20,000 रुपीज़ का, ठीक है ना। परचेज गुड्स फॉर 20,000 रुपीज़ इन कैश, कैश से निकाला, सॉरी इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग, स्टॉक बढ़ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं क्योंकि ये ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पे फिनिश हो गया, राइट, ट्रांजेक्शन इज ओवर। अभी यहाँ पे 20,000 रुपीज़, सॉरी परचेज गुड्स फॉर 20,000 रुपीज़, स्टॉक बढ़ गया, कहाँ से निकाला उसने, 20,000 रुपीज़ यहाँ से निकल गया, राइट, उसने कैश से निकाला 20,000 रुपीज़। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या, फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज़, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज़, ये परचेज मैंने वर्ड यहाँ पे कॉमन रखा हुआ है, परचेज गुड्स एंड परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज़ के लिए, फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, एक एसेट है, फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर आ गया, कहाँ से निकला, 10,000 रुपीज़ कैश से निकल गया। अब यह फर्नीचर टोटल को करें, क्या हो गया, 1 लाख रुपए था कैश, 1 लाख में से 30,000 रुपीज़ निकल गया, 70,000 रुपीज़ कैश बचा, स्टॉक आ गया 20,000 रुपीज़ का, और 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर हो गया, कितना होगा, 70 + 20 30, सॉरी 90, 90 + 10 1 लाख रुपए, इधर भी कितना है, ये 1 लाख रुपए लाइबिलिटी में, कैपिटल में पड़ा हुआ 1 लाख रुपए एज इट इज, ठीक है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है, प्रवीर परचेज गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज फ्रॉम विनय, देखिए यहाँ पे बोला था कैश में परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर 20,000 फॉर कैश। अभी दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम विनय। तो जैसे ही ट्रांजैक्शंस में सप्लायर का नाम आ जाए, किसी पर्सनल अकाउंट का नाम, पर्सनल अकाउंट आ जाए और उसमें कैश रियल अकाउंट की बात नहीं होगी, यानी कैश का बात नहीं हो रहा है, विनय से परचेज किया, तो यानी कि विनय से उसने उधार पे परचेज किया है, ठीक है। विनय एक सप्लायर है, सप्लायर ने 10,000 रुपीज़ का इसको दिया है, जो कि बाद में लेगा मनी, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा। तो उसने गुड्स परचेज किया, उसने 20,000 रुपये कैश में खरीदा, मान लीजिए कि वो विनय से 20,000 रुपये में कैश में परचेज किया था पहला वाला, ठीक है। अब उसी से दूसरा परचेजिंग कर रहा है 10,000 रुपीज़ का उधार में, बोला भाई 30,000 रुपये का सामान मुझे दे दो, 30,000 का, 20,000 रुपये मैं कैश अभी दे रहा हूँ और 10,000 रुपीज़ मैं तुम्हारे 1 महीने के बाद दे दूँगा। विनय ने दे दिया, विनय सप्लायर है, दुकान खोल के बैठा हुआ उसने भी सेल करने के लिए, उसने बोला ले जाओ, तो अभी इसको बाद में पे करना पड़ेगा। तो ये विनय क्या है, सप्लायर है, सप्लायर को पे करना, यानी कि ये लायबिलिटी हो गया कंपनी के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द कंपनी ये लायबिलिटी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल था, कैपिटल के साथ यहाँ पे क्रेडिटर आ गया एक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इफ यू डोंट माइंड। पहले था कैपिटल, ₹1 लाख का कैपिटल था, अभी आगे क्रेडिटर विनय, है ना, ये ₹1 लाख था, ये ₹1 लाख था, अभी आगे क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या आ गया अभी यहाँ पे आपको, 10,000 रुपीज़ का परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम विनय। विनय कौन है, सप्लायर है, सप्लायर को बोलते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जैसे आप उधार पे माल लाते हैं बिजनेस के लिए, तो जैसे आप किसी से उधार पे लाए तो आपको पे करना है, यानी कंपनी को पे करना है। विनय का नाम ना लिख कर कैसे, देखिए बिजनेस में क्या है कि 1 सप्लायर, 2 सप्लायर, 3 सप्लायर, 10, 100, 50 सप्लायर हो सकते हैं, सारे सप्लायर को अलग से उसको सब लेजर बनाते हैं, एक उसका मेन लेजर होता है जो होता है सप्लायर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का एक लेजर होता है, यानी सारे सप्लायर के बैलेंसेस को मिला करके एक जगह रखते हैं, उसको कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, उस लेजर में रखते हैं, उसको बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट करते हैं उसको सारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। 10,000 रुपीज़ जब आपने उससे लेके आया तो 10,000 रुपीज़ का आपको लाइबिलिटी बढ़ गया, यानी कि क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर्स, हाँ माई हैंडराइटिंग इज नॉट गुड बट आई थिंक यू कैन रीड एटलीस्ट, ओके। जैसे आपने क्रेडिटर से लाया 10,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ गई, लेकिन आपने लाया क्या, गुड्स, यानी कि स्टॉक लाया आपने, परचेज करके लाया स्टॉक उधार पे, तो स्टॉक भी बढ़ेगा 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। अभी आप एक क्वेश्चन करके देखें, कितना ये, क्या है, 70,000 है, ये हो गया 30,000, ये हो गया 10,000, कितना हो गया,
70 + 30 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 1 लाख 10,000 रुपये। अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम 1 लाख 10,000 रुपये इधर हो गए टोटल, अब इधर भी टोटल कर लें। कैपिटल हो गया कितना 1 लाख रुपये, और क्रेडिटर हो गया कितना 10,000 रुपीज़। 1 लाख + 10,000 रुपये, 1 लाख 10,000 रुपये बराबर हो रहा है हमेशा। इक्वेशन हमेशा बराबर होनी चाहिए। कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। तो कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस लाइबिलिटी। ये आप देख लें, लाइबिलिटी प्लस सॉरी कैपिटल प्लस क्रेडिटर हो गया, हमेशा बराबर होगा। 1 लाख 10,000 रुपये इज इक्वल टू 1 लाख 10,000 रुपये। ओके, देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है। He received a loan of 25,000 from Shivam. Received a loan from Shivam. यहाँ पे नहीं बोल रहा है बैंक। जब अगर बैंक बोलेगा तब हम उसको बोलेंगे बैंक लोन, लेकिन अगर उसने शिवम से लिया है तो किसी से पर्सनल लोन लिया है, उसका कोई फ्रेंड होगा, कोई रिलेटिव होगा, तो उसने शिवम से लोन ले लिया है। ठीक है, ये लोन है तो लोन ही है, ये क्रेडिटर नहीं है। ये बिजनेस का आपने सामान उसे परचेज नहीं किया है कि भाई आप परचेज कर, आप मुझे उधार पे दो, मैं थोड़ी देर के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्रेडिटर है। लेकिन अगर आपने किसी से लोन लिया है कैश, आप उसको कैश ही वापस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सामान लिया और कैश देना, नहीं। अगर वो किया तो आपको क्रेडिटर हो गया। फिर आपने किसी फ्रेंड से या किसी बैंक से या किसी रिलेटिव से किसी से भी लोन लिया कैश, आपको कैश ही वापस करना है विद सम इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कैश लिया, आपने कैश वापस करना है तो लोन है वो। तो ये क्या बोल रहा है, ही रिसीव्ड लोन। लोन ऑफ रुपीज 25,000 का लोन रिसीव किया। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीव्ड लोन ऑफ 25,000। तो लोन किस किस फॉर्म में मिलेगा? या तो बैंक में आपको डाल देगा, बैंक से ट्रांसफर कर दिया, बोले ये लोन है आपका, डॉक्यूमेंट ये रहा, मैं आपके बैंक में डाल दे रहा हूँ 25,000 रुपीज़, तो आपका लोन हो जाएगा, मतलब बैंक में आ जाएगा। और अगर उसने कैश में रिसीव किया तो फिर वो कैश हो जाएगा, कैश में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया बने तो हम लोग मान लेंगे कि वो कैश में आया है, राइट। 25,000 रुपीज़ कैश में आया, जैसे ही लोन आया तो क्या हो जाएगा, आपके पास लोन बढ़ जाएगा, लोन है। अभी ये ट्रांजेक्शन तो पूरा हो गया था इक्वेशन। अभी क्या है, लोन में आ गया। यहाँ पे 1 लाख रुपए कैपिटल में पड़ा हुआ है, प्लस 10,000 रुपीज़ इसका क्रेडिटर में था। अभी लोन आ गया कितना 25,000 रुपीज़। जैसे लोन आया, लोन किस फॉर्म में, क्यों आया लोन, क्योंकि हमने यहाँ पे कैश ले लिया। शिवम ने जो दूसरा वाला, जो शिवम है जो बंदा लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस 25,000 रुपीज़ कैश दिया। ही रिसीव्ड लोन ऑफ 25,000 रुपीज़। जैसे उसने कैश दिया, कैश जैसे हमारा आया तो एक तरफ से हमारे पास लोन भी बढ़ गया, राइट। कैश तो आया लेकिन हमें वापस तो करना है ना, वो हमारे लिए लोन है। तो जैसे ही कैश हमारा बढ़ा उसी तरह से हमारा लोन भी बढ़ गया। ओके, अभी यहाँ पे देखें, इसको ऐड करके देखें टोटल कितना हो जा रहा है। 95,000 रुपये हो गए कैश, प्लस 30,000 आपकी स्टॉक, प्लस 10,000 रुपीज़ आपकी हो गई क्या फर्नीचर। कितना हो गया 95 + 30, 1,25,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये, 1,35,000 रुपये। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ भी आप लेके आ जाएं। एक लाख रुपए ये लोन यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। 1 लाख रुपये आपका कैपिटल पड़ा हुआ है, प्लस 10,000 रुपीज़ आपने क्रेडिटर को पे करना है, प्लस 25,000 रुपीज़ आपका लोन हो गया। 1,10,000 प्लस 25,000, 1,35,000 रुपये। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमेशा जो एसेट है वो आपके पास इक्वल होता जा रहा है लाइबिलिटीज के। एक साइड जब बढ़ेगा तो दूसरा साइड भी बढ़ेगा, या फिर एक साइड बढ़ेगा, मतलब एसेट में ही एक साइड बढ़ेगा दूसरा साइड घटेगा। जैसे कि यहाँ पे तो आपने स्टॉक में देखा था, जब आपने फर्नीचर लाया था यहाँ पे, हाँ 20,000 रुपये का हमने कैश से स्टॉक लाया था और 10,000 रुपीज़ से हमने फर्नीचर लाया था, तो फर्नीचर बढ़ा और स्टॉक बढ़ा एसेट में, उसी टाइम में से कैश में से कम हो गया। यानी कि ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट तो होना ही होना है। हो सकता है वो दोनों एसेट में ही हो सकता है दोनों लाइबिलिटीज़ में हो, एक एसेट में हो एक लाइबिलिटीज़ में हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो इम्पैक्ट होगा कम से कम, लेकिन वो दोनों साइड भी हो सकता है या एक साइड भी हो सकता है। वो कैपिटल में भी कुछ हो सकता है, जैसे कुछ एक्सपेंसेस हुआ, कंपनी ने पे किया कोई एक्सपेंसेस, अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर जब हमने एक्सपेंसेस पे किया तो कैपिटल में से कम हो जाएगा। अगर कोई इनकम आया तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर इनकम किस फॉर्म में आया, अगर कैश के फॉर्म में आया तो कैश यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और अगर आपने पेमेंट किया कैश के फॉर्म में तो कैश यहाँ से कम हो जाएगा। तो हमेशा इक्वल होता चलेगा।
ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने किया था उसका समरी यही था ना। कैश 95,000 हो गया था 3-4 ट्रांजेक्शन के बाद, स्टॉक 30,000 और फर्नीचर 10,000, तो 1,35,000 रुपये विच इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस लोन, 1,35,000 रुपये। ठीक है, अब उसमें हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। ही सोल्ड टू अनुपम गुड्स वर्थ 10,000 at 12,000 rupees for cash and goods costing 6,000 at 7,500। ये देखिए यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। बिजनेस स्टार्ट किया उसने, गुड्स खरीदा 30,000 रुपीज़ का, ठीक है ना। अब वो 30,000 रुपीज़ में से वो 10,000 का सेल कर रहा है। कितने में सेल कर रहा है? 10,000 रुपीज़ के गुड्स को सेल कर रहा है 12,000 में। देखिए अब एक ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर 12,000 ऑन कैश। ठीक है, उसने 10,000 रुपीज़ के गुड्स को 12,000 में बेचा, लेकिन कैश में बेचा। अब देखिए इस पर क्या है, 10,000 रुपीज़ का गुड्स है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ के गुड्स को सेल किया उसने, तो इधर कि स्टॉक में से 10,000 रुपीज़ माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10,000 रुपीज़ माइनस, कितने में सेल किया? 12,000 रुपीज़ में, लेकिन वो कैश में सेल किया, तो यहाँ पे हो जाएगा गुड्स तो स्टॉक हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया 12,000 रुपीज़, कैश में आ गया 12,000 रुपीज़ और स्टॉक में से माइनस हो गया 10,000 रुपीज़। करें अब कितना हो गया? 30 माइनस 10 इजिकल टू 20,000 रुपीज़ और 95 प्लस 12 इजिकल टू 107,000 रुपीज़, 1,07,000 रुपये। ठीक है, और ये फर्नीचर है पहले से 10,000 रुपीज़। ठीक है, 1,07,000 रुपये हो गए कैश आने के बाद, स्टॉक कम हो गया और ये हो गया। अब इसमें देखिए एक जो ट्रिक है, 10,000 रुपीज़ के गुड्स को उसने 12,000 में बेचा, यानी कि उसको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 10,000 सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ यानी कि वर्थ रुपीज़, इसको आप ऐसा समझ लें इसके सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। 10,000 के वैल्यू का जो गुड्स था, जो कि 10,000 रुपीज़ में हमने परचेज़ किया था, उसको हमने सेल किया 12,000 में, यानी 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 के गुड्स को 12,000 में सेल किया, 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखें 1,02,000 रुपये हो गया कैपिटल, 10,000 रुपीज़ हो गई क्रेडिटर प्लस 25,000 रुपीज़, 1,02,000 प्लस 10, 1,12,000 रुपया प्लस 25,000, 1,37,000 रुपये। इधर भी देख ले, यानी हो गया कितना? 1,37,000 रुपीज़, 1,37,000 रुपये हो गए। यहाँ पे कितना हो गया? 1,07,000 प्लस 20, 1,27,000 प्लस 10, 1,37,000 रुपये हो रहा बराबर। देखिए ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपको समझ में ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड। गुड्स वर्थ ₹10,000 इज सोल्ड फॉर 12,000, यानी कि 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब मान लीजिए इसी की जगह पे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गुड्स वर्थ ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड फॉर 8,000, मान ले। क्यों भाई? क्योंकि वो माल डैमेज हो गया था, माल ख़राब हो गया था। जब माल हमने लाया, कुछ माल ख़राब हो गया, उसको किसी भी तरह बेच के हटाना है। 10,000 के माल को 8,000 में सेल कर दिया, यहाँ पे क्या 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन ही बनाया तो नया। अब दूसरा इसमें मान ले कि ये है गुड्स वर्थ 10,000 इज सोल्ड फॉर 8,000, ठीक है, इन कैश, कैश में आया। 10,000 रुपये गुड्स को सेल किया गया कितने में? 8,000 रुपीज़ में, क्योंकि गुड्स डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, कुछ भी बिक नहीं रहा था, पुराना हो गया, जो भी मतलब कुछ एक प्रॉब्लम था, इसकी वजह से भी लगा कि उसको किसी तरह बेच के हटाओ, तो 10,000 रुपये के माल को 8,000 रुपये बेच दिया गया। इसमें क्या हुआ? अभी देखिए 10,000 रुपये कैश आया, 10,000 रुपये सोल्ड फॉर 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा? इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है।
सोल्ड ऑन कैश फॉर 8,000 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या होगा, 8,000 रुपये ऐड हो गया, सॉरी कैश यहाँ पे 8,000 रुपीज़ ऐड हो गया, ठीक है। और स्टॉक में से कितना निकला, 10,000 रुपये का स्टॉक निकल गया, ठीक है। अब ये देखें 1,07,000 रुपये प्लस 8,000 रुपया हो गया, तो 1,15,000 रुपये आ गया। अब यहाँ पे स्टॉक कितना है, 20,000 में से 10,000 गया, तो स्टॉक कितना बचा, 10,000 रुपये का बचा ना। 30 का था, पहले 10 में सेल किया, बचा 20, 20 में से और 10 का सेल कर दिया, बचा 10। अब 10 का स्टॉक बचा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 के आइटम को हमने सेल किया कितने में, तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। 10 के आइटम को हमने 8,000 में सेल किया, तो 2,000 का लॉस हो गया। ये लॉस हो गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर आप ऐसा मान लें, जस्ट फॉर एजम्पशन, ये 8,000 में नहीं करके इसको हमने 7,000 में सेल किया है, तो लॉस कितना हो जाएगा। 10,000 के गुड्स को 7,000 में सेल किया, तो लॉस कितना होगा, 3,000 का। तो यहाँ पे अभी ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, 10,000, तो 10,000 यहाँ पे आ गया, सेल किया 7,000 में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 7,000 में सेल हुआ। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 + 7, 1,07,000 रुपये कैश था, प्लस 7,000 रुपये और भी अभी सेल करके आया, तो 1,14,000 रुपये में हाँ हो गया। तो ठीक है, तो 7,000 रुपये सेल हो गया, लेकिन स्टॉक निकल गया 10,000 रुपीज़ का। अभी क्या लॉस हो गया इसमें, 3,000 रुपीज़ का, ठीक है, माइनस 3,000। ये कितना हो गया अभी, 99,000 प्लस 10,000 प्लस लोन 25,000, ठीक है। ये कितना बचा, 1,14,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, अभी कितना बराबर हो गया। ऑलवेज ये बराबर होगा, इसको बराबर होना है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो साइड में है, एक साइड है दूसरे साइड, तीसरा भी है, लेकिन मिनिमम 2 तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी एक आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ही परचेज सिक्योरिटीज फॉर ₹20,000। अब देखो कैश कितना पड़ा हुआ है, 1,14,000 का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो क्या करने जा रहा है, पैसा पड़ा हुआ है तो कहीं लगा देना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में, कुछ शेयर खरीद रहा है, कोई अच्छी कंपनी का शेयर लॉन्च हो रही तो वो परचेज करना चाह रहा है। उसने क्या किया, ही परचेज सिक्योरिटीज़ फॉर 20,000 रुपीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब वो शेयर भी हो सकता है, वो डिवेंचर हो सकता है, वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ भी, उसने सिक्योरिटी कुछ परचेज कर लिया। मान लो शेयर उसने परचेज कर लिया स्टॉक मार्केट से 20,000 रुपीज़ का। जब आपने परचेज़ किया, जब कंपनी ने 20,000 रुपीज़ का शेयर परचेज किया, शेयर किया है, परचेज किया, तो कंपनी का ओनरशिप में आ गई, तो ये कंपनी के लिए एसेट हो गया, राइट। यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर के इन्वेस्टमेंट है, ओके। ही परचेज सिक्योरिटीज़ फॉर ₹20,000। 20,000 का उसने सिक्योरिटी परचेज किया, यानी कि उसने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, कहीं भी लगा दिया। आप शेयर मार्केट समझ के चलो, शेयर मार्केट में उसने 20,000 रुपये लगा दिया। परचेज सिक्योरिटीज फॉर ₹20,000, ठीक है। 20,000 का जब उसने सिक्योरिटी परचेज किया, यानी कि इसको शेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो डिवेंचर में भी लगा सकता है, कहीं पर भी लगा सकता है। जैसे ही परचेज किया वो सिक्योरिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 रुपीज़ का प्लस। कैसे लगाया था उसने, कैश में, इन कैश, कैश में उसने परचेज किया था, कैश यहाँ से निकल जाएगा। ही परचेज सिक्योरिटीज ऑफ ₹20,000 इन कैश, कैश निकला, कैश में से माइनस हो गया, आगे कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में आ गया। दो इम्पैक्ट हो गया, दोनों एसेट साइड में इम्पैक्ट हो गया। अभी देखो फिर इसको बराबर करके वैसे ही हो जाएगा। 1,14,000 में से तो ये हो गया 94,000, ये 10,000, ये 10,000 और ये 20,000, ये ऐसे ही रहेगा 99,000। लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। ये परचेज स्टॉक और शेयर और सिक्योरिटीज फॉर 20,000, तो उसका इम्पैक्ट हो गया एसेट साइड में, दो साइड, एक इन्वेस्टमेंट में और एक कैश में। कैश डाउन हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सिक्योरिटीज एसेट बढ़ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक। अब यहाँ पे क्या है, डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक। डिपॉजिटेड ₹50,000 बैंक, क्या मतलब हुआ, उसने कैश जो इसके पास पड़ा हुआ है 94,000, इसमें से 50,000 रुपीज़ निकाल करके उसने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि उसने बैंक में नया अकाउंट ओपन करवाया है। अब उसको बोलेगा कि भी आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है,
जैसे कि मोदी जी ने प्रेस किया हुआ सबको कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू आओ, कैश ट्रांजेक्शन कम करो, तो वो सबको बैंक अकाउंट ओपन करना है, बिजनेस में करना ही करना है आपको। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, स्पेस भी कम है, कैश निकलेगा और बैंक में जमा हो जाएगा। कि अभी ये कॉलम को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अभी बैंक अकाउंट हो गया, बैंक में उसने कितना डिपॉजिट किया, 50,000 रुपीज़। जैसे डिपॉजिट करेगा तो यहाँ पे पहले बैंक से कैश से मनी निकल जाएगा, -50, यहाँ पे कितना बचा, 44,000 रुपीज़। बैंक में आ गया कितना, 50,000 रुपीज़। अभी देखो इक्वेशन कितना हो रहा है, 44,000, 94 - 50 44, कैश हो गया 10,000, ये स्टॉक फर्नीचर हो गया 10,000, और ये इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000, ये अभी बैंक हो गया 50,000। ठीक है, अब इधर इस साइड में आया तो कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज है। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने देखा। हर ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट हो रहा है, एक एसेट में बढ़ रहा है, एक लायबिलिटी में बढ़ रहा है, या दोनों एसेट, एक एसेट को बढ़ा रहा है, एक एसेट को घटा रहा है, या एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट भी डाउन हो रही है, लायबिलिटी भी डाउन हो रही है, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जब 10,000 रुपीज़ का गुड्स को हमने 7,000 में सेल किया था, 3,000 का लॉस हुआ था, तो स्टॉक भी कम हुआ और लायबिलिटी भी कम हुआ, कैपिटल भी कम हुआ। ठीक है, अब देखिए ये सारे ट्रांजेक्शन्स को जब हम बैलेंस शीट में डालेंगे, जब समरी में बनाएंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, अभी आप ये देखो, ये तो हमने इक्वेशन को हमेशा बराबर करते हुए चला। अब ये समरी आपको बैलेंस शीट में आनी चाहिए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था कि समरी ये सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज़ का, राइट। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक है लायबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। ये है लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड। ठीक है, ये सारा जो एसेट्स है वो यहाँ पे एसेट साइड में लिखा जाएगा, और ये जितनी भी लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, जो एसेट जितना लिक्विड है, लिक्विड मतलब इजीली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो भी इस एसेट को कैश में जितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको ऊपर से लिखेंगे। उसी तरह से लायबिलिटीज़ में जो लायबिलिटी को जल्दी पे करना है उसको ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एसेट है कैश, कैश क्या एकदम कैश है, कुछ भी काम करना तुरंत हो जाएगा। कैश का बैलेंस कितना है, 44,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, स्टॉक है। क्या और भी इसमें लिक्विड एसेट कुछ भी दिख रहा है, लिक्विड है, करंट है, कौन सा है, बैंक है। कैश के बाद बैंक है, बैंक में पैसे आपने जो रखा हुआ है आप जब चाहे निकाल सकते हैं। बैंक कितना है, बैंक में बैलेंस 50,000 रुपीज़ है ना, ये 50,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, स्टॉक है, स्टॉक आप सेल करेंगे आपको पैसे आ जाएंगे, कितना है, 10,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है आपके पास, फर्नीचर है। फर्नीचर आप सेल करने वाले नहीं है, फर्नीचर आपको बिजनेस करना है। फर्नीचर आपने बिजनेस को चलाने के लिए लिया, कंप्यूटर लिया, फर्नीचर लिया आपको बिजनेस को चलाने के लिए। आपने इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट आप चाहेंगे तो कभी भी सेल कर सकते हैं। आपने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिक्योरिटी जो लिया हुआ है, आपको अगर ज़रूरत पड़े कैश की, कल आप सेल कर दें, आज भी सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ की, स्टॉक के साथ वो इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे थोड़ा भी हो सकता है, चलेगा। ये इन्वेस्टमेंट कितने की है, 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, कैश, स्टॉक, कैश, स्टॉक, बैंक, इन्वेस्टमेंट, अब ये फर्नीचर, कितने की फर्नीचर, 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, सारे एसेट का मैंने लिख लिया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब आ जाए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, क्रेडिटर है, लोन है। सबसे पहले आपको किसको पे करना है, लोन है और क्रेडिटर, दोनों में से किसी को करना है। अगर लोन आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, अगर आपने लिया मोर देन 1 ईयर के लिए, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो गई। क्रेडिटर जनरली 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है, मुश्किल से 6 महीने। जो बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं पहले पे करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया क्या, क्रेडिटर। कितना क्रेडिटर, बैलेंस कितना क्रेडिटर के यहाँ पे देखिए 10,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद आपने लोन लिया हुआ कितना,
लोन कितना है 25,000 रुपीज़, ठीक है, लोन है 25,000 रुपीज़। तो कैपिटल का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 99,000 रुपीज़। कैपिटल है आपके ऑनर्स इक्विटी 99,000 रुपये। अब टोटल करके देखें, इसको भी टोटल करें क्या हो रहा है, 1,25,000, 5 9 14 10 2 12 1 13, 1,34,000 रुपये, 1,34,000 रुपीज़। इसको करें 4 4 4 5 9 10 2 12 1 13, 1,34,000 रुपये आया टोटल एसेट। इसको आप लिख दें यहाँ पे टोटल, ये भी लिख दें यहाँ पे टोटल, ठीक है। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, ये हमने इक्वेशन में पूरा पढ़ा। यहाँ पे जो समरी पढ़ा हमने, एक एक ट्रांजेक्शन को करके देखा, जैसे ही ट्रांजेक्शन मूव कर रहा है उसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ रहा है। यही जब समरी को उठा के हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालते हैं तो भी हमेशा बराबर होना चाहिए, समझ गए। ये आपके यहाँ से जो नीचे है ये ऑनर्स लायबिलिटी है, इसको बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। ये ऊपर वाले जो है ये आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ये सारा एसेट्स है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं उसमें हमेशा आप कोशिश करें, अगर एसेट्स ऊपर लिक्विड वाले डाल रहे हैं, करंट वाले डाल रहे हैं, तो लायबिलिटीज़ भी करंट वाले यानी शॉर्ट टर्म में पे करने वाले को ऊपर डालेंगे। कैश लिक्विड है, बैंक लिक्विड है, स्टॉक थोड़ा सा कम लिक्विड है, इन्वेस्टमेंट लिक्विड है, ऊपर से नीचे जा रहा है। फर्नीचर बहुत है, फर्नीचर को सेल करने वाले नहीं हम लोग, प्रॉपर्टी है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक फर्नीचर रहेगा, जब तक फर्नीचर ख़राब ना हो तब तक उसको सेल नहीं करेंगे। सर क्रेडिटर है, क्रेडिटर को सबसे पहले पे करना है, उसके बाद लोन को पेमेंट करना है। सबको पेमेंट करने के बाद जो ओनर्स का जो कैपिटल है उसको बाद में पे करेंगे। उसको बाद पे नहीं करते वो थोड़ा सा ऐड माइनस प्लस होता रहता है। प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, उसमें से उसने कुछ विड्रॉ कर लिया तो इसमें से माइनस होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म में पेमेंट होने वाली बात है। बाद में जब अगर बिजनेस को क्लोज करेंगे तब उस टाइम में देखेंगे इसको पे करना है कि नहीं करना है, कितना पे करना है। तो ओनर्स कैपिटल इज द लॉन्गेस्ट कैपिटल, आई मीन लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म ऑफ लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। आई थिंक दिस वाज अ गुड लेक्चर। आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया होगा। इसमें एक दो प्रॉब्लम और भी है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाऊंगा तो बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जो सबसे ट्रिकी पार्ट था, गुड्स वर्थ 10,000 इज सोल्ड फॉर 12,000। इसी तरह का जो क्वेश्चन होता है, एक इम्पैक्ट दो ट्रांजेक्शन है, दो तीन जगह इम्पैक्ट कर रहा है, तीन जगह इम्पैक्ट कर रहा है। स्टॉक भी कर रहा है, कैश भी कर रहा है और प्रॉफिट भी कर रहा है, यानी कैपिटल भी कर रहा है। अगर इसी तरह कोई सेल हो रहा है लॉस पे तो कैश भी हो रहा है, स्टॉक भी हो रहा है और कैपिटल भी हो रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा इस पर, जो कि आप इट विल वेरी मच क्लियर फॉर यू अकाउंटिंग क्वेश्चन है क्या। होप दिस इज़ गुड फॉर यू। अगर आपने इसको, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ आप कमेंट दें, कमेंट में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं, और कुछ और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, आई विल ट्राई टू गिव मोर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।